नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह, भारी संख्या में यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। 10 दिन के अंदर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 1,20,757 श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन। यमुनोत्री में 1,25,608 और गंगोत्री में 1,12,508 भक्तों ने किए हैं दर्शन। श्रद्धालुओं के पंजीकरण का आंकड़ा 29.52 लाख पहुंचा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा पर काफी उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में यात्री रुक कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अब कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसको कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या माने कि भारी उत्साह देखा भी जा रहा है और कितनी बड़ी संख्या में ये आंकड़ा बढ़ रहा है, यात्री पहुंच रहे हैं धामों में? जी बिल्कुल विशाल, देखिए भीड़ का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसमें ऐसे के साथ ही व्यवस्थाएं लगातार चरमराई हुई है। हमने गौरीकुंड में देखा है कि लंबी कतारों में जो है लोग शटर सेवा के वाहनों के लिए खड़े हैं। प्रशासन कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ पर नियंत्रण पाने में जरूर असफल प्रशासन रहा है। पुलिस व्यवस्था, पुलिस महकमा तमाम, चाहे रुद्रप्रयाग पुलिस हो चाहे उत्तराखंड पुलिस को, लगातार भीड़ पर जो है नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं असफल जरूर है। क्योंकि गौरीकुंड और कतार प्रबंधन प्रणाली की जिस प्रकार से सरकार ने बात की थी, वो कतार प्रबंधन प्रणाली अभी तक लागू नहीं हो पाई है, जिसमें ये शेड्यूल के यात्रियों को जो है उनके समय के अनुसार दर्शन कराया जाएगा और जिस यात्री का जिस समय होगा उसको उस समय ही धाम में बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक कोई नहीं बना पाई है सरकार, जबकि ये व्यवस्था पिछले साल की थी। और वही कहीं ना कहीं असफलता जरूर मिली है सरकार को भीड़ के नियंत्रण पाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उठा ये खुशी की बात जरूर है उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए, चाहे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर के लिए ये जरूर ऐतिहासिक बात है कि 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 10 दिन में अगर चारधाम यात्रा के लिए आते हैं तो ये गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जिस समय, चाहे व्यापारी, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, होटल स्टे हो, चाहे तीर्थ पुरोहित हो, पंडित पुरोहित हो, उनमें कहीं ना कहीं उत्साह जरूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो है निराशा जरूर दिख रही है। लोग व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे सचिवालय में हो, वो लगातार चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं, चाहे धर्मेश्वर मंत्री है, चाहे पर्यटन मंत्री है या स्वास्थ्य मंत्री है, वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान नदारद दिख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय उत्तराखंड के लिए है, क्योंकि जिन मंत्रियों का जनता ने चुनकर भेजा था और जिनको कैबिनेट में जिनको जो दायित्व दिए, खासकर पर्यटन मंत्री की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या शहरी विकास मंत्री की बात करें, ये तीनों ही मंत्री ऐसे हैं जिनकी चारधाम यात्रा में अहम भूमिका निभाती है। और शहरी विकास और स्वास्थ्य मंत्री तो खुद उन विधानसभाओं में है और उन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन मंत्रियों को इस समय ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री केदारनाथ पहुंचे हों या धर्मेश्वर जो शहरी विकास मंत्री हैं वो उत्तरकाशी के पास उनका प्रभार है और वो गंगोत्री यमुनोत्री में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक विषय है। इसके अलावा चारधाम बिल्कुल यात्रा सही कहा हिमांशु आपने कि चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में तमाम पर्यटक भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पार्टी प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां सीएम धामी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए वोट करने की अपील की। साथ ही विपक्षियों को भी जमकर उन्होंने घेरा। इस चुनाव में हम सब का मुकाबला किसी पार्टी से नहीं होने वाला है। यहाँ आम आदमी पार्टी से भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी से भी नहीं है, इंडी गठबंधन से भी नहीं है। इस बार का जो हमारा मुकाबला है वो मौसम से होने वाला है। मौसम, जो तापमान आप देख रहे हैं लगातार बढ़ा हुआ है। आज मुझे लगता है कि 42 डिग्री से कम नहीं होगा, 45 के आसपास होगा। हालांकि मुझे इसलिए कम लग रहा है कि मैं तेलंगाना और जो है बंगाल और ऐसे राज्यों में घूम कर आ रहा हूं, वहां भी चुनाव प्रचार में, तो वहां के मुकाबले परवीन भाई आपके यहाँ बहुत कम लग रहा है मुझे। तो मुझे यहाँ की गर्मी का बहुत एहसास नहीं हो रहा है। हालांकि मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, आपको पता है वहां पर कैसा मौसम रहता है।
लेकिन उसके बावजूद भी लगातार 1 महीने का लगभग का प्रवास हो गया है। अनेक स्थानों पर गया हूं, अलग अलग प्रदेशों में गया हूं। पूरे देश के अंदर पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण एक ही हवा चल रही है। वो हवा है नरेंद्र मोदी जी की हवा और भारतीय जनता पार्टी की हवा। और ये मान लीजिए कि हम सब लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, तो दूसरे लोग कहेंगे हमें भी गर्व होना चाहिए। हम भी किसी न किसी पार्टी में काम करते हैं, कांग्रेस में करते हैं, आप पार्टी में करते हैं, समाजवादी पार्टी में करते हैं, बहुजन समाज पार्टी में करते हैं, या किसी क्षेत्रीय दल में काम करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, चाहे वो अटल जी की सरकार हो जिन्होंने परमाणु में पोखरण का परीक्षण किया, और देश के अंदर पहला ऐसा युद्ध हुआ। मैं एक सैनिक परिवार से आता हूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं बहुत देश की जो इस प्रकार की चीजें होती हैं उन पर हमेशा मेरा बहुत ध्यान रहता है। तो ये पहला देश का ऐसा युद्ध अटल जी के समय में कारगिल का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में देश की सेना ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और वार्ता की टेबल पर भी युद्ध जीतने का काम किया। परमाणु का पोखरण का परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। बहुत सारे काम जो अटल जी के समय में शुरू हुए थे बीच में बंद हो गए। 10 सालों तक घपलों घोटालों की सरकार आ गई, घपले होते गए, घोटाले होते गए। रोज कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन घोटाला ना हो। आपके यहीं दिल्ली में कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला हो रहा था, कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी आवास का घोटाला, कभी जमीनों का घोटाला। तीनों जगह घोटाले, जमीन में भी, पाताल में भी और आकाश में भी। ऐसे घोटालों की सरकार उस समय आ गई और हमारी पहचान पूरे विश्व के अंदर ऐसी पहचान बन गई थी कि घपलों का देश, घोटालों का देश। और भारत, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, अपने हितों को भी न करवा सकने वाला भारत। उस दब्बूपन से, उस पिछलग्गूपन से और एक तरह से भारत को उभारने का काम, विश्व में भारत का डंका बजाने का काम, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम, हर भारतीय को एक गौरव प्रदान करने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए और बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि हमारे जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो घरों से निकले। हमारे जो नए मतदाता हैं, जो पहली बार वोट करने वाले हैं, जिनकी आयु 18 साल की हो रही होगी, उनको ये पता ही नहीं होगा कि 10 साल पहले आज से जब वो उनकी आयु 8 साल की होगी तो उनको नहीं पता उस समय कि कितने घपले होते थे, घोटाले होते थे, कैसे हमारे देश की पहचान बन गई। उनको भी ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए कि अब में और तब में अंतर किस प्रकार का हो गया, कैसा भारत बदला है। ये सारा का सारा काम हमारे जिम्मे है। भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में हुए हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने की बात करते हैं, चाहे 3 तलाक का जो कुप्रथा थी उस कुप्रथा का अंत करने का काम हो, या दिल्ली में सीएए का कानून जब लाया जा रहा था तो देश में कुछ लोग यहाँ दिल्ली के अंदर शाहीन बाग पर किस प्रकार से जो है उपद्रव करने का काम कर रहे थे, वो सीएए का कानून लागू हो गया। या देश पर हमला हुआ बालाकोट में, पुलवामा में अटैक होता है तो बालाकोट जाकर दुश्मन के, उन आतंकियों के अड्डों को उड़ाने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक से उनको समाप्त करने का काम भारत की सेना करती है। कोई हमला आज भारत के अंदर होता है, आज डोकलाम की घटना हो
या तवांग की घटना हो, तवांग सियाचिन ग्लेशियर और चीन सीमा पर भारत की सेना ऐसे हमलों का जवाब, आतंकवादी, अलगाववादी और जिहादियों के हमलों का जवाब, अब अगर एक गोली दुश्मन की आती है तो गोलों और तोप से देने का काम करती है भारत की सेना, उसका जवाब देती है। चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुखद और सफल हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाइयाँ हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए पूरी आस्था के साथ श्रद्धालु भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 1775 श्रद्धालु हरिद्वार की कई धर्मशालाओं में 2 से 3 दिन से रुके हुए हैं। रुके हुए श्रद्धालुओं के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल के जरिए ऑफलाइन पास जारी किए गए हैं, जिस पर श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर करते हुए सीएम का आभार भी व्यक्त किया। सीएम ने सभी से अपील की है कि बिना पंजीकरण यात्रा पर ना जाएं और यात्रा पर जाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान भी जानकारी जरूर ले लें। नंबर से आगरा से आया था सब चीज़ चारधाम घूमने के लिए, तो 6 दिन से यहाँ मीटिंग में इधर ही खड़ा है। वो कुछ खाना हरिद्वार में, हाँ हरिद्वार में इधर ही हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज तो मिल जाएगा। अपना पुलिस वाले और ये हरिद्वार यूपी एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए बहुत मेहनत करी है, तो थैंक यू वेरी मच। 14 तारीख से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन होगा है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारी इसमें, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एमपी से हैं, एमपी शाजापुर। नमामि गंगे के तहत पूरे प्रदेश में गंगा सहित उसकी 15 सहायक नदियों पर बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय लोगों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ जोशीमठ के ओली में स्वच्छता अभियान चलाया, जहां स्थानीय युवाओं और गंगा पहरियों ने मिलकर अलकनंदा नदी की सहायक धारा, मनोटी और आसपास के नाले भी साफ सफाई की है। इस दौरान गंगा पहरियों ने करीब 500 से ज़्यादा कांच की बोतलें और 280 से ज़्यादा प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर निस्तारण किया है। सोलह जून 2013 को केदारनाथ में आई आपदा ने जहां सब कुछ तहस नहस कर दिया था, वहीं एक चट्टान की वजह से मंदिर को एक आज तक नहीं आई। ये चट्टान मंदिर के करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई और पानी के प्रवाह को किनारों की ओर मोड़ दिया। आज ये चट्टान भीमशिला के नाम से जानी जाती है, जिसके लोग अब पूजा भी करते हैं। भीमशिला चट्टान भी एक रहस्य आपको न कर दे हैरान। भयंकर जल प्रलय की एक कहानी। 16 जून 2023 केदारनाथ उत्तराखंड। ये वो दिन है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता है। ये वो तारीख है जब दुनिया को ये सोचना पड़ा कि आखिर हुआ क्या है। ये वो दिन है जिसे याद कर आज भी न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश सहम जाता है। 16 जून 2013 को भारत के उत्तराखंड में जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चारधाम यात्रा चरम पर थी, लाखों लोगों की भीड़ शांत वादियों में थी, लेकिन अचानक से बादल फटने की खबर सामने आई और उसके बाद चारों तरफ से चीख पुकार की आवाजें वादियों में गूंजने लगी। हादसे के बाद जब तक लोग संभल पाते तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हजारों लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहाड़ से नीचे आए पानी के तेज बहाव में जो भी सामने आया पल भर में धराशायी हो गया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। 2013 में आपदा ने मचाई थी भारी तबाही। आपदा में सब कुछ हो गया था बर्बाद। मंदिर के पीछे रुक गया था बड़ा चट्टान। चट्टान की वजह से बदली पानी की धार।
2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने हर जगह तबाही मचा दी थी। अगर आप केदारनाथ मंदिर गए हैं तो उसके पीछे रखे भीमशिला के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो अब सुनिए और जानिए कि कैसे भीमशिला मंदिर के पीछे अचानक आकर टिक गई थी। कहते हैं केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौरा बड़ी ग्लेशियर के पास मौजूद एक झील बन गई थी, जिसके टूटते ही उसका सारा पानी नीचे की ओर आ गया था। ये बिल्कुल जल प्रलय है। यहाँ के यात्रियों का कहना था कि 16 जून की शाम को उन्होंने अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाली पहाड़ी भाग से पानी का तेज बहाव आते देखा। सैलाब में उजड़ गई थी केदार घाटी। चमत्कार की वजह से बचा मंदिर छोड़ सब कुछ हो गया था तबाह। पहाड़ से आए पानी, रेत, चट्टान और मिट्टी के सैलाब ने केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें भी टूटकर पत्थर की तरह गिरने लगी। सैलाब के सामने जब कोई टिक नहीं पा रहा था, ऐसे में मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के लोग और साधुओं की माने तो मंदिर को किसी चमत्कार ने ही बचाया था। कहते हैं कि पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ तेज रफ्तार से एक बहुत बड़ी चट्टान मंदिर की ओर आ रही थी, लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीबन 50 फुट की दूरी पर ही रुक गई। लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने इतनी बड़ी चट्टान को रोक दिया। आज उसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर इतना बड़ा पत्थर उस बहाव में मंदिर के ठीक पीछे कैसे रुक गया। मंदिर में कुछ लोगों ने ली थी शरण। आपदा में हजारों लोगों की गई थी जान। भीमशिला को कहते हैं चमत्कारी चट्टान। भीमशिला का अर्थ भगवान की चट्टान है, जिसने केदारनाथ के पवित्र मंदिर को अशांत बाढ़ के पानी में बहने से बचाया था। 16 जून 2013 को केदारनाथ एक अभूतपूर्व बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे जान माल की भारी क्षति हुई, जिससे लोग कई घंटों तक मंदिर के अंदर शरण लेने को मजबूर हो गए थे, जब तक कि भारतीय सेना ने पीड़ितों को हवाई जहाज से सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया। जब चोरबली ताल से मंदाकिनी नदी तक पानी बेहद तेज गति से गिरने लगा, तो एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे फंस गया और मलबे ने उसे रोक दिया, जिसने मंदिर को नुकसान होने से बचा लिया। चट्टान केदारनाथ मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा रहा और पानी के प्रभाव को किनारों की ओर मोड़ दिया। उस चमत्कारी चट्टान को आज भीमशिला या भगवान के खुद के कवच के रूप में जाने जाने लगा है, जो धार्मिक स्थान के अस्तित्व की रक्षा के लिए आया था। भीमशिला अब मंदिर की पवित्रता का हिस्सा। अब भीमशिला की लोग करते हैं पूजा। केदारनाथ दिव्य हिंदू मंदिरों में से एक है, जो उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है। आज भीमशिला केदारनाथ मंदिर की पवित्रता का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चट्टान में जादुई शक्तियां हैं, जो शुभ मंदिर की रक्षा करता है और केदारनाथ की पवित्रता को बनाए रखता है। लगभग 20 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची भीमशिला को मुख्य केदारनाथ से 30 फीट की दूरी पर स्थित माना जाता है। लोग भीमशिला की पूजा करते हैं और सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। हिंदुओं के पवित्र धामों में से एक है केदारनाथ। समुद्र तल से 3584 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई, 1000 साल पुराना बताया जाता है मंदिर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। केदारनाथ को हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जिन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, केदारनाथ उनमें सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर के पास मंदाकिनी नदी बहती है। गर्मियों में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है, जिसे चतुर्भुज आकार पर पत्थर की बड़ी बड़ी पट्टियों से बनाया गया है। इसमें गर्भगृह की ओर ले जाती सीढ़ियों पर पाली भाषा के शिलालेख देखने को मिलते हैं। ये मंदिर गर्मियों के दौरान करीब 6 महीने के लिए खुला रहता है। सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे ये बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। केदारनाथ मंदिर परिसर में हॉर्नबिल टीवी की टीम मौजूद है और यहाँ पर अपने दर्शकों को दर्शन करा रही है केदारनाथ मंदिर के, टेंपल के। और सबसे अहम जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो यही कि 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो यहाँ पर एक शिला आकर के रुक गई थी, जिसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और ये वही शिला है जिसने मंदिर को कवर कर लिया था। यानी कि जब ऊपर से पानी आया था तो इसने पानी के वेग को दोनों तरफ से बांट दिया था, और ऐसे में मंदिर जो परिसर है, या फिर कह सकते हैं कि जो मंदिर है, वो
पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था और कई सौ लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान भी बचाई थी। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये भीमशिला वही शिला है जिसने 2013 की जो आपदा आई थी उससे मंदिर को बचाया था। और आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका जीर्णोद्धार में लगी है और कह सकते हैं कि मंदिर को खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ और उस तरह से यहाँ पर तमाम कार्य भी हो रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, फिर भीमशिला पर दर्शन कर रहे हैं और अभी भी लाखों श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और जो लाखों श्रद्धालु हैं वो अभी लाइन में लगे हुए हैं। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वो केदारनाथ में आकर के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां भी यहाँ पर देखी जा रही है, चाहे बीकेटीसी हो, चाहे केदार समिति हो या फिर उत्तराखंड प्रशासन हो। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही है, मंदिर को संवारने का काम लगातार जारी है और पूरी तरह से यहाँ पर कार्य लगातार जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग, केदारनाथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।